everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Garima Srivastava, your biology mentor. In last video, we had discussed about the protective covering of the microsporangium. In this video, we are going to discuss microsporogenesis. लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को स्टेप वाइज थोड़ा सा पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको कहते हैं, क्या कौन सी प्रोसेस होती है, कैसे कैसे सेल्स आपस में वो जो होते हैं फॉर्म होते हैं। इस वीडियो में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सबसे पहले ये क्या हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, पॉलन मदर सेल के नाम से जानते हैं। ये पॉलन मदर सेल जो होते हैं कैसे होते हैं, डिप्लॉइड नेचर के होते हैं। अब क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इनमें क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होती है। कौन सी मियोसिस होगी, मियोसिस फर्स्ट। क्यों मियोसिस फर्स्ट, क्योंकि जो मियोसिस होता है उनमें दो फेजेस होते हैं, एक फर्स्ट फिर सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन। अगर 2n है तो वो किस में चला जाएगा, n में। और जो मियोसिस सेकेंड होता है वो कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन। मतलब जो n है तो वो n ही रहेगा, अगर 2n है तो 2n ही रहेगा। वो माइटोसिस के जैसा प्रोसेस होता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट हुई और ये क्या करेगा, पहले कैरियोकाइनेसिस करता है। कभी भी कोई डिवीजन होता है तो पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। देन आफ्टर फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, 2। ठीक, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ गए, 2। कैरियोकाइनेसिस के बाद अब फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। यहाँ लिख देते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, सेल्स जो थे वो कितने हो गए, 2 सेल्स हो गए। एक सेल से कितने सेल्स बन गए, 2 सेल। नंबर इनका क्या, कैसे नेचर के होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड। ठीक, हैप्लॉइड। ये बनने के बाद अब इसमें क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। अब कौन सा मियोसिस, मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस 2 होगा तो फिर क्या होगा, ये जो 2 सेल्स है ये कितने सेल्स बना लेंगे, 4 सेल्स बना लेंगे। ठीक है, कितने सेल्स बना लेंगे, 4 सेल्स बना लेंगे। और सारे के सारे किस नेचर के होंगे, सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे। 4 के चारों कैसे होंगे, हैप्लॉइड। लेकिन ये सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, 4 के चारों, ये दोनों के सब जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है ना, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, कैलोज। क्या नाम है, कैलोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, कैलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनकी जो वॉल्स होती है वो आपस में चिपकी हुई रहती हैं। ठीक, अब हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से ये जो कैलोज है वो डाइजेस्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, किसी एंजाइम से एक्टिविटी करा दें। कौन सा एंजाइम से एक्टिविटी कराएंगे, कैलेज। कौन सा एंजाइम, कैलेज। कैलेज एंजाइम की जब एक्टिविटी कराएंगे तो ये सारा का सारा जो कैलोज था वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट। और क्या बना लेगा, माइक्रोस्पोर्स बना लेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। क्योंकि चारों जुड़े हुए हैं ना, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, टेट्राड। ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स। इतना क्लियर है, माइक्रोस्पोर्स बन गया। अब आगे क्या होता है, अभी मेल गैमेटोफाइट बनना है, मेल गैमेट बनना है, तो अब आगे क्या होगा, अब आगे होता क्या है, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये आगे जाते हैं कौन सी प्रोसेस के लिए, वैक्यूलाइजेशन प्रोसेस के लिए। वैक्यूलाइजेशन किसको बोलेंगे, वैक्यूल के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूलाइजेशन कहते हैं। अब इनमें क्या बनेगा, वैक्यूल बनेगा। वैक्यूल क्यों बनेगा, क्योंकि इनको किसकी ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत। और वो फूड कहाँ रिजर्व होगा, वैक्यूल में रिजर्व होगा। ठीक, तो अब क्या होता है, वैक्यूलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये एक मान लो सेल हो गया आपका माइक्रोस्पोर, इसमें ये क्या बन गया, वैक्यूल बन गया। और न्यूक्लियस किधर चला गया, पेरीफेरी की तरफ। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है जो प्लांट सेल होते हैं उनमें 90 to 92% जो एरिया होता है वो कौन कवर करता है, वैक्यूल कवर करता है। तो इनमें वैक्यूल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, तो वैक्यूल का साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस किधर चला जाता है,
पेरीफेरी की तरफ चला जाता है, साइड में चला जाता है। ठीक, कौन सी प्रोसेस इसको बोलेंगे? वैक्यूलाइजेशन। वैक्यूलाइजेशन, ठीक, वैक्यूलाइजेशन की प्रोसेस हुई, वैक्यूल बन गया और न्यूक्लियस किधर की तरफ चला गया? पेरीफेरी की तरफ चला गया। अब आगे क्या होगा? ये जो सेल है इनमें डिवीजन होगा और ये कितने सेल्स बना लेंगे? 2 सेल्स बना लेंगे। एक सेल तो बड़ा रहेगा और दूसरा सेल, और जो दूसरा सेल रहेगा वो कैसा रहेगा? छोटा सा। एक सेल बड़ा रहेगा, दूसरा सेल छोटा सा। ये जो बड़ा वाला सेल है इसको हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल। इसको क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव सेल। ये कौन सी सेल है? वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्यूब सेल। इसको और किस नाम से जानते हैं? ट्यूब सेल। ये जो छोटी वाली सेल होती है इसको क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल, या फिर इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? जर्म सेल। जर्म सेल भी बोलते हैं, जनरेटिव सेल या फिर जर्म सेल। क्लियर है? इनमें डिवीजन हुआ, 2 सेल्स फॉर्म किए, एक का साइज बड़ा था, एक का साइज छोटा। जो बड़ी वाली सेल थी उसको हम क्या बोले? वेजिटेटिव सेल। जो छोटी वाली सेल थी उसको हम क्या बोले? जनरेटिव सेल। अब आगे देखो, अब आगे क्या होता है? एक स्टडी की गई जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो 60% एंजियोस्पर्मिक पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक पॉलेंस होते हैं या पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये इसी स्टेज पे क्या कर जाते हैं? डिहेसिनेट कर जाते हैं। कितने सेल स्टेज है ये? 1 सेल, 2 सेल। कितने सेल स्टेज? 2 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज में क्या कर जाते हैं? 2 सेल स्टेज में डिहेसिनेट कर जाते हैं। ठीक, लेकिन बचे हुए 40% जो होते हैं, बचे हुए जो 40% होते हैं उनमें क्या होता है? आगे प्रोसेस, आगे और प्रोसेस होती है। ये डिवीजन करते हैं और कितने स्टेज बना लेते हैं? 3 सेल स्टेज में आ जाते हैं। 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज में आ जाते हैं और फिर मेल गैमेट बनने के बाद ये क्या करते हैं? डिहेसिनेट करते हैं, एंथर से निकलते हैं बाहर। क्या हुआ? 60% एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो होते हैं उनमें आप क्या देखोगे कि इसी सेल स्टेज में, ये दो सेल स्टेज बना, इसी में क्या कर जाएंगे? एंथर से निकलेंगे और पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाकी जो 40% होते हैं उनमें क्या होता है? इस तरीके का नहीं होता। पहले और ये डिवीजन करते हैं और ये 2 सेल से कितने सेल स्टेज में आते हैं? 3 सेल स्टेज में आते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं? डिहेसिनेट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनमें ये प्रोसेस नहीं होती। 60% एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में, उनमें भी ये सेम प्रोसेस होती है, लेकिन कहाँ पहुँचने के बाद? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे पहुँचने के बाद। लेकिन इसमें क्या होगा? पहले से ही बना के जाता है। ठीक है, इनमें आप एक माइक्रोस्पोर से कितने मेल गैमेट्स बनते हैं? 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। अभी इसमें कितने मेल गैमेट है? एक ही है ना। ठीक, इसमें अभी एक ही मेल गैमेट है। बनने कितने हैं? 2। हर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर में क्या होगा? 2 मेल गैमेट्स बनने हैं। ठीक, लेकिन इसमें अभी कितना बना है? 1। यानी आगे की प्रोसेस किधर करेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे करेगा। ठीक है, 40% सेल स्टेज में, जो 3 सेल स्टेज में जाते हैं उनमें क्या होता है? ये जो जनरेटिव सेल होती है ना, ये वापस से डिवाइड कर जाती है। ये जो जनरेटिव सेल होती है छोटी वाली, ये वापस से डिवाइड कर जाती है और कितने सेल्स बना लेती है? 2 सेल्स बना लेती है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? 3 सेल स्टेज। इसमें कितने गैमेट्स बन गए? 2 मेल गैमेट्स। एक तो 2 मेल गैमेट्स बने और एक ये तो है ही, तो 3 सेल हो गए ना, 3 सेल स्टेज। क्लियर है इतना? अब देख लेते हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की क्या, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं वेजिटेटिव सेल के बारे में पहले। ठीक है, वेजिटेटिव सेल क्या होती है? वेजिटेटिव सेल, और दूसरी कौन सी है? जनरेटिव सेल। क्या इसको और किस नाम से जानते हैं? ट्यूब सेल। इसको और क्या बोलते हैं? ट्यूब सेल। और इसको और क्या बोलते हैं? जर्म सेल। ठीक, क्योंकि ये जर्मिनेट करती है पॉलन ग्रेन को, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? जर्म सेल बोला जाता है। वेजिटेटिव सेल का साइज हम पहले ही देखे थे, क्या था? बड़ा था, लार्जर इन साइज।
और ये कैसे थे, स्मॉलर इन साइज। साइज कैसी थी, छोटी थी। इनमें फूड जो होता है वो क्या होता है, रिजर्व होता है, रिजर्व्स फूड। ये फूड को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं, क्योंकि ये नरिशमेंट में पूरा काम करना होता है इनको, इस वजह से ये फूड को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। हैज मोर साइटोप्लाज्म, मोर साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। सो प्रोवाइड मोर नरिशमेंट। ऐसा नहीं है कि इसमें नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं होता, इसके सेल वॉल है, सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा तो कुछ ना कुछ तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसका सेल का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा भरा होता है, और ये फूड को भी रिजर्व करता है, इस वजह से इनमें नरिशमेंट ज़्यादा होता है, इनमें नरिशमेंट क्या होगा, थोड़ा होगा। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो होता है क्या करता है, फॉर्म्स पॉलन ट्यूब। ये क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे एक्साइन और इंटाइन के बारे में। ये क्या था, एक्साइन, और ये अंदर वाली जो लेयर थी इसको क्या बोल रहे थे, इंटाइन। ठीक, एक्साइन और इंटाइन, ये जो इंटाइन वाली लेयर होती है ना, यही आगे जा करके बढ़ जाती है और ये क्या बना लेती है, पॉलन ट्यूब बनाती है। इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट, इसी पॉलन ट्यूब के अंदर थ्रू होते हुए किधर पहुंचते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं, ये पॉलन ट्यूब को बनाते हैं, यही पॉलन ट्यूब होता है जिसके थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल गैमेट पहुंचता है। ठीक है, स्मॉलर इन साइज, और क्या है, इसका शेप कैसा है, स्पिंडल शेप। ये कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप। और क्या करते हैं, फॉर्म्स मेल गैमेट। ठीक, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ये इतना। और लेस साइटोप्लाज्म, ये भी लिख सकते हो आप, लेस साइटोप्लाज्म। ठीक है, बस इतने। अब नेक्स्ट देखते हैं आउटर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अभी हम इंटरनल के बारे में देख चुके थे। ठीक, अब हम किसके बारे में देखेंगे, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। आउटर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। चलिए देखते हैं। आउटर, ये हो गई आउटर कवरिंग, ये हो गई इनर कवरिंग। इसके ऊपर एक येलो कलर का स्टिकी सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पॉलन किट, जो कि कौन बनाता है, टेपिटम बनाता है। ठीक, आउटर लेयर को ही हम क्या कहते हैं, आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्साइन। ये एक्साइन जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना हुआ होता है, स्पोरोपोलिनिन। किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो हार्डेस्ट होता है, मतलब ये एक्साइन जो होती है वो हार्डेस्ट लेयर होती है। किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। अब ये स्पोरोपोलिनिन कौन बनाता है, टेपिटम बनाता है। लास्ट बता चुके हैं हम आपको। ठीक, ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, इंटाइन। क्या बोलते हैं, इंटाइन। एक्सटर्नल, इंटरनल, उससे भी आप याद रख सकते हो। एक्सटर्नल EX से स्टार्ट होता है, इंटरनल IN से स्टार्ट होता है, तो इससे एक्साइन और इंटाइन आप याद रख सकते हो। ठीक, ये जो एक्साइन की लेयर होती है ये कैसी होती है, हार्डेस्ट होती है, और ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। आप ये देख रहे हो इस जगह पे एक स्पेस प्रेजेंट है, खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पूरे तरफ तो एक्साइन की कवरिंग होती है, लेकिन थोड़ा सा एक्साइन की वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी जगह पे एक्साइन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। और इसी अपर्चर के थ्रू
पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। इसी अपर्चर से पॉलन ट्यूब जो होता है वो बाहर निकलता है। कम साथ इसी अपर्चर के थ्रू क्या होता है, पॉलन ट्यूब जो होता है वो बाहर की तरफ आता है। ठीक, अभी जो इंटाइन वाली लेयर होती है ना, इसी के थ्रू क्या होता है, यही एक्सटेंड कर जाती है, इंटाइन वाली लेयर ही एक्सटेंड करती है और इसी अपर्चर के थ्रू आते हुए क्या करती है, पॉलन ट्यूब फॉर्म करती है। और इसके अंदर प्रेजेंट जो मेल गैमेट्स होते हैं, वो मेल गैमेट जो होते हैं इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू होते हुए किधर पहुंचते हैं, ओवरी में पहुंचते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देख लेते हैं दोनों इंटाइन और एक्साइन के प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। ठीक, पहले देख लेते हैं इंटाइन के बारे में। इंटाइन कैसी होती है, इनर होती है, इनर लेयर है, अंदर वाली लेयर है। ठीक, इनर लेयर ये कैसी होती है, थिन, पतली होती है। ठीक, ये आप देख रहे हो पूरी की पूरी लेयर प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं स्पेस है, कहीं खाली है, पूरी है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस लेयर। ये कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। बताए ना, इंटाइन जो है यही एक्सटेंड कर जाती है और क्या बना लेती है, पॉलन ट्यूब। ठीक, लिख लो इसको, एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन फॉर्म्स पॉलन ट्यूब। यही आगे जाके क्या बनाती है, पॉलन ट्यूब बनाती है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक्साइन के बारे में देखेंगे। ठीक, एक्साइन क्या होता है, अपर्चर इसको हटा दो, अपर्चर आप समझ गए कि अपर्चर क्या होता है। जो एक्साइन की लेयर में जहाँ पे एक्साइन की लेयर एब्सेंट होती है, या स्पोरोपोलिनिन एक्साइन की लेयर में जिधर एब्सेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, जिससे कि पॉलन ट्यूब जो होता है वो बाहर आता है। ठीक है, अब देखो एक्साइन ये कैसी होती है, आउटर हार्ड लेयर। ठीक, आउटर हार्ड लेयर ये कैसी होती है, थिक होती है, मोटी सी होगी। ये कैसी होगी, डिसकंटिन्यूअस लेयर होगी, डिसकंटिन्यूअस लेयर होगी। और ये क्या कैसी होती है, हार्ड होती है, लिख दिए। ये कैसे होते हैं, इनमें एक फैसिनेटिंग पैटर्न प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फैसिनेटिंग पैटर्न और डिजाइन प्रेजेंट होती है। फैसिनेटिंग पैटर्न और डिजाइन प्रेजेंट होती है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए फैसिनेटिंग पैटर्न्स और डिजाइन, हर पॉलन ग्रेन को आप देखोगे ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, पॉलन ग्रेन को देखोगे तो उसका जो आउटर कवरिंग है, यानी एक्साइन जो है, उसका शेप जो होता है, शेप साइज और जिस तरीके के उसके पैटर्न्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। तो आप इजीली देख करके बता सकते हो कि ये जो एंथर है, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये कौन सी वाली फ्लावर का है। तो ये किस चीज़ में आपकी हेल्प कर रहा है, टेक्सोनॉमी में आपकी हेल्प कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपको बता दे रहा है कौन सा, आइडेंटिफाई कर ले रहा है ना, फिर आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो। टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं, जिनमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर वगैरह होता है, उनको टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये करा रहा है ना, बता रहा है ना कि ये कौन सी फ्लावर का पॉलन ग्रेन है। ठीक, तो आप उसको पता कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो कि ये इस वाले प्लांट का है। इस वजह से इसका क्या होता है, टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है। क्या होता है, टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है। ये किस लेयर से होता है, एक्साइन की लेयर, जो आउटर लेयर होती है उसकी वजह से होता है। ठीक, और क्या रह गया, स्पोरोपोलिनिन है, जाहिर सी बात है, स्पोरोपोलिनिन कैसी लेयर होती है, रेजिस्टेंट होती है। तो ये भी क्या होगा, रेजिस्टेंट फॉर पीएच, मतलब अल्कलाइन, एसिडिक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हर कंडीशन से ये क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, हर कंडीशन को बेयर कर सकता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन की जो सेल वॉल होती है, इनर लेयर और आउटर लेयर, दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म। क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म। इन दोनों लेयर्स को मिलाकर के हम बोलते हैं स्पोरोडर्म। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं
पॉलन प्रोडक्ट्स के बारे में। अब ये पॉलन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो पॉलन ग्रेन्स होता है ना, वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पॉलन टैबलेट्स, पॉलन सिरप, पॉलन वैक्स, पॉलन क्रीम, इन सब का यूज़ किया जाता है। अब इनका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? न्यूट्रिशन के लिए किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे किसी को चाहिए जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो। तो जैसे जितने भी एथलीट्स होते हैं उनमें ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, या फिर जो हॉर्स रेस होती हैं उनमें जो हॉर्सेज होते हैं उनको ये पॉलन प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं पॉलन प्रोडक्ट्स के बारे में कि पॉलन प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पॉलन प्रोडक्ट्स कौन कौन से पॉलन प्रोडक्ट्स बताएं? पॉलन टैबलेट्स, पॉलन सिरप, पॉलन वैक्स और पॉलन क्रीम्स। ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक, आपकी बुक में दे रखा है। आप ये पूरा जो वीडियो देख रहे हो ना, ये सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें एनसीईआरटी की कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो मिस हुई होगी। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, पर आप अगर इसको पढ़ लेते हो प्रॉपर तरीके से तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। दे आर यूज बिकॉज ऑफ देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से। ठीक, अब हमको देखना है पॉलन वाइबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? पॉलन वाइबिलिटी। अब पॉलन वाइबिलिटी क्या होती है? कितने पीरियड तक कोई पॉलन जो है रिलीज होने के बाद, डिहेसिनेट करने के बाद स्टिग्मा पे गिरेगा, और स्टिग्मा पे गिरने के बाद वो पॉलिनेट कर सकेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलन वाइबिलिटी बोलते हैं। मतलब किसी भी पॉलन का एक कितना टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें कि वो पॉलिनेशन की प्रोसेस परफॉर्म कर पाएगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? पॉलन वाइबिलिटी बोल रहे हैं। Period for which pollen grain retain their ability to germinate on landing to stigma। ठीक, स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद कितने टाइम का वो पीरियड होता है जिसमें कि वो जर्मिनेट कर सके। बहुत बार क्या होता है कि स्टिग्मा पे पॉलन जो है वो आया, लेकिन होगा क्या? वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो वो पीरियड था जिसमें कि वो जर्मिनेट कर सकेगा, वो पीरियड ख़त्म हो चुका है। ठीक, तो कुछ बुक में आपके दे रखा है कि कौन कौन से पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी कितनी होती है, तो वो आपको याद करना है। याद करने के लिए कोई ट्रिक, जैसे आपको खाने में क्या क्या चीज़ें, मतलब आप खाने में क्या क्या चीज़ें जनरली खाते हो? जो हम इंडियन फैमिली में हम लोग के यहाँ जो खाना बनता है, रोटी चावल। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं किसको? व्हीट, राइस, और क्या? पल्सेस। ठीक, फेवरेट सब्जी में कौन सी? पोटैटो। ठीक, और फ्लावर में आपको क्या पसंद है? जनरली ज़्यादातर लोगों को क्या पसंद होता है? रोज़ पसंद होता है। ठीक है, तो एक रोज़, ये थोड़ा सा याद करने वाला होगा। बाकी आप रोटी चावल दाल आलू, ये तो सबके यहाँ खाने में बनता ही बनता है जनरली। ठीक है, तो अब हम इन्हीं की फैमिलीज़ को देख लेते हैं, कौन सी किस फैमिली में आता है। ठीक है, तो वीट की क्या फैमिली हो जाएगी? पोएसी।
POAECAE, पोएसी। राइस किस फैमिली में आता है? ग्रामिनी। पल्सेस किस में आती हैं? लेग्यूमिनेसी। पोटैटो किस में आएगा? सोलेनेसी। ठीक, और रोज किस में आता है? रोजेसी। रोजेसी फैमिली में आता है। ठीक, रोज किस फैमिली में आएगा? रोजेसी। अब इतना तो आपको याद हो गया। पल्सेस के साथ इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? सोयाबीन। क्या होगा? सोयाबीन। पोटैटो के साथ और किसका याद रखोगे? ब्रिंजल। ठीक, रोज के साथ और क्या क्या याद रखोगे? पीच, प्लम और स्ट्रॉबेरी। इतने का आपको याद रखना है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, वीट और राइस की जो वायबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 30 मिनट्स ओनली। कितना? सिर्फ 30 मिनट। ठीक, 30 मिनट के बाद उसकी एबिलिटी जर्मिनेट करने की क्या होगी? खत्म हो जाएगी। इनकी जो आप देख रहे हो सबकी कौन कौन सी फैमिली? लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी। ये तीनों फैमिली की जो वायबिलिटी होती है वो फॉर फ्यू मंथ्स होती है, कुछ महीने तक इनकी वायबिलिटी होती है। अब नेक्स्ट है पॉलन एलर्जी। कुछ कुछ ऐसे पॉलन्स होते हैं जिनसे लोगों को एलर्जी होती है, तो वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो डाल दो पॉलन एलर्जी। तो सबसे जो इम्पोर्टेड है, ये इंपोर्ट किया गया था पार्थिनियम। गेहूं इंपोर्ट किया गया था। ठीक है, इंडिया में क्या कराया गया था? गेहूं इंपोर्ट कराया गया था, और उसके साथ ये जो एलर्जन है, पॉलन एलर्जन है, वो आ गया। ठीक है, किसके साथ? गेहूं के साथ आया था। ठीक है, गेहूं को क्या कराया गया था? इंपोर्ट कराया गया था इंडिया में, और उसके साथ ये पॉलन एलर्जन जो है वो यहाँ आ गया था कंट्री में, अपने इंडिया में। ये क्या कॉज करता है? हे फीवर कॉज करता है। क्या कॉज करता है? हे फीवर। ठीक, इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। एमरैंथस और चिनोपोडियम, ये सारे हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक, अब लास्ट बचा पॉलन बैंक। पॉलन बैंक क्या है? जैसे अपना पैसे रखने के लिए बैंक होता है, उसी तरीके से पॉलन को भी रखने के लिए क्या होगा? बैंक होगा। यानी इसको क्या किया जा सकता है? पॉलन को क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। कैसे स्टोर किया जाएगा? ठीक, स्टोर एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड में इन लिक्विड नाइट्रोजन। किसमें रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है इसको, लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक, पॉलन ग्रेन्स को पॉलन बैंक में स्टोर किया जाता है। कैसे स्टोर किया जाता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड नाइट्रोजन में करके उसको रखा जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, that's it for today. Thank you. If you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.